स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 6। इससे पहले कि सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि सोजी एक सपना देख रही थी और इस सपने को सोजी अक्सर देखा करती थी। सपने के अंदर हम देखते हैं कि सोजी बहुत छोटी होती है और वो अपने हाथ में एक टेडी बेयर को लेकर अपने डैड की लैब की तरफ बढ़ रही होती है। और जैसे ही सोजी अपनी डैड की लैब में घुसती है तो वैसे ही उसके डैड उस पर बहुत जोर से चिल्ला देते हैं। उसके डैड की ये आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि सोजी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और फिर सोजी की आंख खुल जाती है। अब यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि सपने के अंदर सोजी अपने डैड का फेस नहीं देख पाती और ये चीज सोजी के साथ हमेशा हुआ करती थी। सोजी सपने के अंदर अपने डैड का फेस कभी भी नहीं देख पाती थी, जो कि नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी इंसान को जानते हो या फिर किसी रिश्ते को आप जानते हो और उसका चेहरा आपने देखा हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सपने के अंदर अगर वो इंसान आपको दिखाई दे या फिर वो रिश्ता आपको दिखाई दे तो आप उस रिश्ते से जुड़े हुए इंसान का चेहरा सपने में ना देख पाओ। यानी कि अगर आपको बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है या फिर आपके पेरेंट्स ही हैं और अगर वो आपके सपने में आते हैं तो डेफिनेटली आप उनका फेस जरूर देखोगे। तो सोजी के साथ ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीज होती थी कि वो अपने डैड का फेस कभी भी नहीं देख पाती थी। अब नींद खुलने के बाद सोजी अपने सपने के बारे में नेरिक को बताती है और नेरिक ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि सोजी को सपने भी आते हैं। और वो हैरान इसलिए हो जाता है क्योंकि सोजी एक एंड्रॉइड होती है और मशीनों को सपने नहीं आते। और अब यहीं पर नेरिक ये बात समझ जाता है कि जरूर सोजी को बनाने वाले ने सोजी के सपने में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जरूर छुपाई होगी जिससे सोजी को समय आने पर अपनी असलियत के बारे में पता चल जाए और उसे ये भी पता चल जाए कि सोजी का असली मकसद क्या है और उसका घर कहाँ पर है और उसके लोग कहाँ पर हैं। और अब यहाँ पर नेरिक ये भी समझ जाता है कि वो सोजी के सपनों के जरिए उस लोकेशन के बारे में पता कर सकता है जहाँ पर सोजी जैसे बाकी एंड्रॉइड्स रह रहे होंगे, या फिर एटलीस्ट उन एंड्रॉइड्स की लोकेशन के बारे में ना भी पता चल सका तो एटलीस्ट नेरिक को उस लोकेशन के बारे में तो पता चल ही जाएगा जहाँ पर सोजी जैसे बाकी एंड्रॉइड्स का डेटा सेंटर बनाया गया है और जहाँ पर सोजी जैसे बाकी सभी एंड्रॉइड्स का डेटा स्टोर करा गया है। और अगर एक बार नेरिक को एंड्रॉइड्स का डेटा सेंटर मिल गया तो फिर उसके बाद जाटवाज सभी एंड्रॉइड्स को खत्म कर पाएगा और होने वाली तबाही को भी रोक पाएगा। अब हम देखते हैं कि सोजी के सपने के बारे में जानने के बाद नेरिक अपने रूम में जाता है जहां उसकी बहन रीजो उसका पहले से ही वेट कर रही थी और वेट करते करते रीजो नेरिक के एक क्यूब जैसे टॉय के साथ खेल भी रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेरिक जैसे ही अपने रूम में आता है तो वैसे ही वो रीजो को ये बात बता देता है कि सोजी को सपने भी दिखाई देते हैं। सपनों की बात सुनकर रीजो को कुछ खास खुशी नहीं होती और अब रीजो सोजी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के मिशन को अपने हाथ में लेने लगती है। मगर तभी नेरिक अपनी आवाज को तेज करते हुए रीजो से कहता है कि तुम समझो इस बात को, एंड्रॉइड्स को सपने नहीं आते और ना ही नॉर्मली एंड्रॉइड्स को सपने देखने के लिए प्रोग्राम करा जाता है। तो यानी कि अगर सोजी को सपने आते हैं तो जरूर उसके सपनों में कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जरूर छुपी हुई है जिसकी मदद से या तो हम सोजी जैसे बनाए गए और एंड्रॉइड्स को ढूंढ सकते हैं या फिर एटलीस्ट अगर उन एंड्रॉइड्स को नहीं भी ढूंढ पाए तो एटलीस्ट उस जगह को तो जरूर ढूंढ पाएंगे जिस जगह पे इन सभी एंड्रॉइड्स का डेटा सेंटर है या फिर इन लोगों का होमलैंड है। अब हम देखते हैं कि रीजो नेरिक की बात सुनकर उसे मिशन कंटिन्यू करने के लिए बोल देती है और अब परमिशन मिलते ही नेरिक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सोजी के पास जाता है और उसे बताता है कि आर्टिफैक्ट को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए हम यहाँ पर हर एक चीज पर नजर रखते हैं और साथ ही अजीब चीजों को डिटेक्ट करते रहते हैं और जैसे ही हमें कोई अजीब चीज पता चलती है तो हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। और जानती हो, इसी नजर रखने की वजह से मुझे ये बात पता चली कि जब भी तुम और तुम्हारी मॉम वीडियो कॉल करती हो तो हमेशा जब भी वीडियो कॉल करी जाती है तो वो वीडियो कॉल एग्जैक्ट 70 सेकंड की होती है, ना 1 सेकंड कम ना 1 सेकंड ज्यादा, ना 69 सेकंड ना 71 सेकंड, हमेशा करेक्ट 70 सेकंड की वीडियो कॉल होती है। ये थोड़ी स्ट्रेंज बात नहीं है। अब नेरिक की बात सुनकर सोजी थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर वो अपने रूम में जाती है जहां वो अपनी मॉम को कॉल कर उससे अपने सपने के बारे में बात करती है और साथ ही पूछती है कि उसके डैड कहाँ पर हैं। सोजी का सवाल सुनकर उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड लैब के अंदर काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। अब हम देखते हैं कि हमेशा की तरह फिर से सोजी की एआई मॉम सवालों से बचने के लिए सोजी को सुलाने लगती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा काम कर रही हो और इसी वजह से तुम काफी थकी हुई लग रही हो, तो एक काम करो, आज ऑफिस मत जाओ और आराम करो। और अब जैसे ही सोजी की एआई मॉम ये बात बोलती है वैसे ही सोजी को धीरे धीरे करके नींद आने लगती है। लेकिन इस बार सोजी अपनी मॉम के झांसे में नहीं आने वाली थी और अब हम देखते हैं कि सोजी खुद को जगाए रखने के लिए पास रखे पेंट टूल में से एक पेंट नाइफ को उठाकर अपने हाथ में घुसाने की कोशिश करती है। मगर जैसे ही सोजी उस नाइफ को अपने हाथ में घुसाने की कोशिश करती है तो वो नाइफ बुरी तरीके से मुड़ जाता है और फिर उसके बाद सोजी फिर एक बार बेहोश हो जाती है। लेकिन शायद इस बार सोजी को अपनी असलियत जानने से कोई भी नहीं रोक सकता था, ना उसकी आर्टिफिशियल मॉम ना ही कोई और। अब हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ी देर बाद सोजी की आंख खुलती है तो वैसे ही वो अपने रूम में रखी अपनी फैमिलीज की चीजों को इकट्ठा करती है, जैसे कि अपनी और अपनी बहन की फोटोग्राफ्स, अपने पुराने टॉयज, अपने बचपन की पेंटिंग, अपनी डायरी और अपने डैड के दिए हुए लॉकेट। इन सारे सामानों को वो इकट्ठा करके एक एक करके कार्बन डेटिंग डिवाइस से स्कैनिंग करने लगती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि ये सारी चीजें कितने साल पुरानी हैं। अब स्कैन करने पर सोजी को बार बार यही पता चल
रहा था कि सोजी की हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ 37 महीने पहले बनी थी, चाहे वो उसकी पेंटिंग हो, चाहे वो उसकी और उसकी बहन की फोटो हो, चाहे उसकी पर्सनल डायरी हो, और आखिर में चाहे फाइनली उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब उसका वो लॉकेट ही क्यों ना हो, वो लॉकेट जिसको वो अपने दिल से कभी दूर नहीं करती थी, वो लॉकेट जो उसके और उसकी बहन के बीच के एक अटूट रिश्ते का सिंबल था, वो लॉकेट जो उसकी मेमोरी के हिसाब से उसके डैड ने उसे दिया था, वो लॉकेट जो उसे उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा था। और अब जैसे ही सोजी को ये बात पता चलती है कि उसकी हर एक चीज, हर एक यादें सिर्फ और सिर्फ 37 महीने पहले बनी थी, तो वैसे ही सोजी बुरी तरीके से टूट जाती है, रोने लगती है और बिखर जाती है, मानो जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो, उसकी पूरी जिंदगी झूठ हो। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिकार्ड, एलेनोर और जुराटी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जुराटी झूठ बोलते हुए पिकार्ड को बताती है कि जिस समय फ्री क्लाउड से ब्रूस को लाया गया था तो उस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि फ्री क्लाउड पर ब्रूस के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई थी, और इसी मारपीट की वजह से ब्रूस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि आखिरकार जुराटी भी उसे बचा नहीं पाई। अब यहाँ पर पिकार्ड जुराटी की बातों को सुनने के बाद उसे बताता है कि ब्रूस ने मरने से पहले मुझे बताया था कि उसने डाज और सोजी को इसलिए बनाया था ताकि डाज और सोजी दोनों मिलकर बैन करवाने के पीछे की जो असली साजिश थी उसके बारे में पता कर सकें, और ये भी पता कर सके कि आखिरकार मंगल के पर हुए हमले के पीछे कौन था। और इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्रूस ने डाज को डेस्ट्रॉम इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाया था और सोजी को रोमुलेंस कंट्रोल्ड आर्टिफैक्ट में एज अ साइंटिस्ट भेजा था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि डेस्ट्रॉम इंस्टीट्यूट वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ब्रूस मैडॉक्स और जुराटी ने मार्स पर काम करने वाले एंड्रॉइड्स को बनाया था, और उसके अलावा फेडरेशन के लिए बाकी एंड्रॉइड्स भी यहीं पर बने थे। और अब हम देखते हैं कि आपस में बात करते करते अचानक से जुराटी बॉर्ग और बॉर्ग क्यूब के बारे में भी बात करने लगती है, और अब जैसे ही जुराटी बॉर्ग और बॉर्ग क्यूब के बारे में बात करती है तो वैसे ही पिकार्ड बॉर्ग और बॉर्ग क्यूब के बारे में सुनते ही बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान हो जाता है, और फिर वो वहां से उठकर अपने रूम में चला जाता है। अब अपने रूम में जाने के बाद पिकार्ड आर्टिफैक्ट के बारे में जानकारी निकालकर उसके बारे में पढ़ने लगता है, तो उसे पता चलता है कि आर्टिफैक्ट के अंदर एक प्राइवेट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम बॉर्ग रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर ह्यूग होता है जो पिकार्ड का काफी अच्छा दोस्त होता है। और अब जैसे ही पिकार्ड को ये बात पता चलती है कि ह्यूग भी आर्टिफैक्ट पर है और वो एक प्रोजेक्ट का डायरेक्टर भी है, तो वैसे ही उसे आर्टिफैक्ट में जाने का और सोजी को बचाने का रास्ता मिल जाता है। और अब पिकार्ड प्लान बनाता है कि वो फेडरेशन की तरफ से एक डिप्लोमेट की हैसियत से आर्टिफैक्ट में जाएगा और ह्यूग के साथ मिलकर सोजी को बचा लेगा। और अब प्लान के हिसाब से पहले तो नशे में धुत रफी अपने स्टार फ्लीट की पुरानी दोस्त एमिली को कॉल करती है और उससे पिकार्ड को डिप्लोमेट वीजा देने की रिक्वेस्ट करते हुए उसे बताती है कि हम 3 घंटे के अंदर रोमुलन स्पेस के अंदर एंटर कर जाएंगे, और अगर तब तक तुमने पिकार्ड को डिप्लोमेट वीजा नहीं दिया तो फिर तुम ये बात जानती हो कि पिकार्ड को देखते ही रोमुलन बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे और उन्हें लगेगा कि फेडरेशन ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, और फिर उसके बाद जंग शुरू हो जाएगी। और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि अगर एक बार रोमुलेंस ने बिना डिप्लोमेट वीजा के साथ पिकार्ड को पकड़ लिया तो वो फेडरेशन की एक भी बात नहीं सुनेंगे, चाहे फिर फेडरेशन कितनी बार भी ये बात बोलती रहे कि उनका पिकार्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानेंगे। वो पिकार्ड को देखने के तुरंत बाद फेडरेशन के ऊपर हमला कर देंगे, और फिर उसके बाद जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम होगी। तो अगर तुम नहीं चाहती होगी किसी भी तरीके की एक वॉर हो तो तुम पिकार्ड को डिप्लोमेट वीजा दे दो। और अब हम देखते हैं कि एमिली रफी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है, और फिर उसके बाद वो तुरंत पिकार्ड को 24 घंटे का डिप्लोमेट वीजा देते हुए रफी को ये बोलकर कॉल कट कर देती है कि रफी आइंदा मुझे किसी भी मदद के लिए कॉल मत करना, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगी, और हाँ वीजा 24 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, तो वीजा एक्सपायर होने से पहले निकल जाना, और मैंने डिप्लोमेट वीजा सिर्फ और सिर्फ पिकार्ड को दिया है, तो सिर्फ पिकार्ड इकलौता आर्टिफैक्ट के अंदर जा सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि वीजा मिलते ही रियोज रफी को सुलाने के लिए ले जाता है। अब जैसे ही रफी अपने बिस्तर पर लेटती है वैसे ही रफी रियोज को अपने बेटे के बारे में बताते हुए रोती है और फिर सो जाती है। अब इसके बाद हम जुराटी को देखते हैं जो ब्रूस के मरने के बाद बहुत ज्यादा गम में थी, दुख में थी और काफी ज्यादा गिल्ट में थी, और अब वो अपने इसी गिल्ट और अपने दुख को कम करने के लिए पहले तो रियोज के करीब आती है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच इलू इलू हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 3 आवर्स का समय पूरा करने के बाद फाइनली रियोज का शिप आर्टिफैक्ट के सामने होता है, और अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद पिकार्ड टेलीपोर्ट होकर आर्टिफैक्ट में पहुंच जाता है। और अब जैसे ही पिकार्ड आर्टिफैक्ट में पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि पिकार्ड आसपास की जगह को देखकर अपने बॉर्ग बनने के भयानक दिनों को याद करने लगता है, और इन्हीं भयानक दिनों की वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे बेचैनी होने लगती है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोजी नेरिक को बुलाकर ये बता देती है कि उसकी सभी चीजों को सिर्फ और सिर्फ 37 महीने पहले ही बनाया गया है और उसे अपनी असलियत के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा, वो कौन है, वो क्या है और उसके साथ ये सब किसने किया है। अब हम देखते हैं कि पहले तो नेरिक सोजी की बातों को सुनकर और उसे परेशान देखकर उसे झूठा दिलासा देने की कोशिश करता है और उसे शांत करता है, और फिर उसके बाद उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी असलियत जाननी है और अगर तुम्हें ठीक
लगे तो मेरे पास एक तरीका है जिससे कि तुम अपनी असलियत जान सकती हो। हम रोमुलेंस में भी मेडिटेशन की तरह एक चीज होती है जिसे ज़ालमार्क कहते हैं। सोजी ज़ालमार्क के बारे में सुनते ही नेरिक को कहती है कि मगर नॉन रोमुलेंस को तो ज़ालमार्क करना सख्त मना किया गया है। नेरिक सोजी की बातें सुनकर उससे बोलता है कि मुझे पता है कि नॉन रोमुलेंस को ज़ालमार्क करने से सख्त मना किया गया है, मगर तुम उस पर भरोसा रखो और चलो मेरे साथ। और अब हम देखते हैं कि नेरिक की बातें सुनकर सोजी नेरिक के साथ चली जाती है और फिर उसके बाद नेरिक के कहने पर सोजी ज़ालमार्क करने वाले रूम के अंदर भी जाती है। और अब हम देखते हैं कि नेरिक के कहने पर सोजी वहां पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है और अपने सपने के अंदर फिर से झांकने लगती है। अब एक तरफ तो सोजी अपनी असलियत के काफी करीब आ गई थी, वहीं दूसरी तरफ पिकार्ड खुद को संभालते हुए अपने दोस्त यूक से मिलता है और उसे कहता है कि उसे सोजी से मिलना है, तो जितना जल्दी हो सके यूक तुम मुझे सोजी से मिलवा दो, क्योंकि सोजी की जान खतरे में है और अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो कोई भी कभी भी उसे मार सकता है। अब पिकार्ड की बात सुनने के बाद यूक भी पिकार्ड को बताता है कि मुझे भी लगता है कि सोजी की जान खतरे में है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आर्टिफैक्ट पर 2 रोमुलन जासूस आए हैं और वो लगातार सोजी पर नजर रख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पिकार्ड और यूक बात करते करते सोजी के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सोजी नहीं मिलती और अब सोजी के रूम में न होने की वजह से यूक सोजी को आर्टिफैक्ट में ट्रैक करने की कोशिश करने लगता है, मगर क्योंकि सोजी ज़ालमार्क्स वाले रूम में होती है तो इसलिए यूक सोजी को ट्रैक नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से सोजी आर्टिफैक्ट में दिखाई भी नहीं दे रही थी। अब जहां यूक सोजी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वहीं नेरिक सोजी को उसके खुद के सपने में घुसने में मदद कर रहा था। और अब जैसे ही सोजी अपने सपने में घुसती है तो वैसे ही सोजी को अपनी असलियत दिखाई दे जाती है। उसे दिखाई देता है कि वो एक रोबोट की तरह टुकड़ों में टेबल पर पड़ी हुई है और उसके डैड की लैब एक ऐसे प्लेनेट पर है जिस प्लेनेट के 2 रेड मून हैं और वहां पर लगातार बिजली कड़कती रहती है। और अब जैसे ही सोजी ये सारी बातें बोलती है वैसे ही रीजो को पता चल जाता है कि उसे ऐसे प्लेनेट को ढूंढना है जिस प्लेनेट के 2 रेड मून हो और जहां पर हमेशा बिजली कड़कती रहती हो। और अब हम देखते हैं कि सोजी से इन्फॉर्मेशन मिलते ही एक तरफ तो रीजो सोजी के होम प्लेनेट को ढूंढने में लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ सोजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और नेरिक से पूछने लगती है कि वो टुकड़ों में टेबल पर क्यों पड़ी हुई थी। और अब नेरिक सोजी के सवाल को सुनकर उससे बोलता है कि तुम टुकड़ों में इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। और अब नेरिक इतना बोलने के बाद अपने क्यूब को सॉल्व करके उसे पास रखी टेबल के ऊपर रखकर रूम से बाहर चला जाता है और सोजी को ज़ालमार्क वाले रूम के अंदर बंद कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही सोजी ज़ालमार्क वाले रूम के अंदर बंद होती है वैसे ही नेरिक का क्यूब ओपन हो जाता है और उसके अंदर से रेडिएशन बाहर आने लगती है। ये रेडिएशन सोजी को मारने के लिए थी। और अब जैसे ही सोजी को अपनी जान खतरे में दिखाई देती है तो वैसे ही वो बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और इसी चीखने चिल्लाने के साथ साथ वो जोर जोर से जमीन पर मुक्का भी मारने लगती है। और अब जैसे ही वो जोर जोर से जमीन पर मुक्का मारती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके मुक्के की वजह से ज़ालमार्क वाले रूम का फर्श टूटने लगा है। और अब फर्श को टूटता देख सोजी को उस रूम से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। और अब इसके बाद सोजी फर्श पर और तेज तेज मुक्के बरसाने लगती है और फिर इसके बाद फर्श को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही सोजी फर्श को तोड़कर ज़ालमार्क वाले रूम से बाहर निकलती है वैसे ही यूक सोजी को फिर से ट्रैक कर पाता है। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो सोजी को भागता देख नेरिक अपने लोगों को सोजी को पकड़ने के ऑर्डर्स दे देता है, वहीं दूसरी तरफ यूक जैसे ही सोजी को फिर से ट्रैक कर पाता है वैसे ही यूक और पिकार्ड सोजी के पास पहुंच जाते हैं। और अब जैसे ही पिकार्ड और यूक सोजी के पास पहुंचते हैं तो वैसे ही पिकार्ड सोजी से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे डैड का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पर मदद करने आया हूँ। और अब क्योंकि सोजी को कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए फाइनली वो पिकार्ड और यूक के साथ आर्टिफैक्ट के एक रूम के अंदर पहुंच जाती है। ये रूम इस आर्टिफैक्ट की क्वीन का रूम होता है, यानी कि जब ये आर्टिफैक्ट एक बॉर्ग क्यूब था तब यहाँ पर जो इस क्यूब को कंट्रोल करने के लिए जो रानी रहती थी ये रूम उस रानी का था। अब इस रूम के अंदर पहुंचने के बाद यूक स्पेशल ट्रांसपोर्टर को ओपन करता है। स्पेशल ट्रांसपोर्टर एक तरीके का टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है जो लॉन्ग रेंज के अंदर लोगों को या चीजों को टेलीपोर्ट करने के काम आता है। ये स्पेशल ट्रांसपोर्टर यहाँ पर इसलिए लगाया गया था ताकि जब कभी भी इस क्यूब को कोई भी नुकसान पहुंचे तो किसी भी हालात में क्वीन को सेफ निकाला जा सके। स्पेशल ट्रांसपोर्टर की टेक्नोलॉजी को बॉर्ग ने तब शिकारियन सिविलाइजेशन से लिया था जब बॉर्ग ने शिकारियन सिविलाइजेशन के ऊपर हमला किया था। इस डिवाइस की टेलीपोर्टेशन रेंज 40,000 लाइट ईयर्स तक की थी। और अब जैसे ही पिकार्ड को ये बात पता चलती है कि इस टेलीपोर्टेशन डिवाइस की टेलीपोर्टेशन रेंज 40,000 लाइट ईयर तक की है तो वैसे ही पिकार्ड अपने प्लान में बदलाव करते हुए रियोस को कांटेक्ट करता है और उसे बोलता है कि रियोस पूरे क्रू को लेकर नेपेंथी प्लेनेट पर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और अब हम देखते हैं कि पिकार्ड से ऑर्डर मिलते ही रियोस नेपेंथी प्लेनेट की तरफ निकलने ही वाला होता है कि तभी रियोस को पता चलता है कि एलेनोर शिप से गायब हो गया है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रोमुलेन सोल्जर्स पिकार्ड और बाकी सबको घेर लेते हैं और वो उन्हें अरेस्ट करने ही वाले होते हैं, मगर तभी वहां पर एलेनोर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और फिर वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देता है। और फिर उसके बाद एलेनोर पिकार्ड को वहां से जाने के लिए बोलता है। अब पिकार्ड एलेनोर की बात सुनकर पहले तो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहले
भी एक बार खो चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस बार नहीं खोऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। एलेनोर पिकार्ड की बात सुनकर उससे कहता है कि मैंने आपकी रक्षा की कसम खाई थी, तो आप यहाँ से जाइए। एलेनोर की बात सुनने के बाद पिकार्ड उससे ये बोलकर चला जाता है कि मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा एलेनोर। और अब एलेनोर से बात करने के बाद पिकार्ड सोजी को लेकर नेपेंथे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब एक तरफ तो पिकार्ड सोजी को रोमुलेंस से बचाकर ले जाता है, वहीं दूसरी तरफ एलेनोर और यूग मिलकर रोमुलेंस सोल्जर्स को मारने लगते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या एलेनोर और यूग इतने सारे रोमुलेंस सोल्जर्स से लड़कर जिंदा बच पाएंगे? और आखिरकार ऐसा क्या है नेपेंथे प्लेनेट पर जिसकी वजह से पिकार्ड सोजी को वहां पर लेकर जा रहा है? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या पिकार्ड अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।